ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारे हरभजन साहब ने कल पूछा था अंतरकरण और उपशमकरण के बारे में, एक बार फिर से पढ़ने के लिए बोला था, लेकिन ये अभी अपन जब प्रथमोपशम सम्यक पढ़ेंगे पेज नंबर 143 पर, तो उसमें ये फिर से आएगा टॉपिक और ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पेज नंबर 143 निकालिए जिसका टॉपिक है प्रथमोपशम सम्यक। हमारी पुस्तक चल रही है पंचलब्धि, जिसकी लेखिका है डॉक्टर उज्ज्वला शाह, और अंतिम उसमें सोपान में हम आ गए हैं। जो इस पंचलब्धि का जो प्रयोजन था प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करना, और यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त होने में ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म समझने के बाद में हमको अंदर में उसकी पूरी जो है वो प्रोसेस समझ में आ जाता है कि वो कैसे घटित होता है। ये प्रोसेस समझने में भले ही हम जब जो हम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उस समय हम उस प्रोसेस से होकर के बुद्धिपूर्वक नहीं गुजरते कि अब मैं ये करने वाला हूँ, अब ये हो गया, निवृत्तिकरण हो गया, पूर्वकरण हो गया, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो प्रोसेस घटित वैसा ही होता है, केवल ज्ञानी के ज्ञान के हिसाब से जिन जिन जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वो इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। तो उसको जान लेने मात्र से हमको जरा उसको उस पर कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा ऐसा प्रोसेस है। वो प्रोसेस का चिंतन करते करते हम जो है उस प्रोसेस में से होके गुजर सकते हैं अगर हमारी काल लब्धि आ गई तो देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको आवश्यक शुद्ध विशुद्धि प्राप्त हो गई है, और अब वो जो है चंद समय की, थोड़े से समय की ही बात है जब हमारी वो धारणाएं पुष्ट होंगी, जब हमारे अंदर में वैसे संसार के विकल्पों से हमारी मुक्ति होने लगेगी, हमें और स्थिरता अपने जीवन में आने लगेगी। आत्म वस्तु के बारे में जो हमारा चिंतन है उसमें जैसे जैसे स्थिरता बढ़ेगी त्यों त्यों यो घटित होने वाला है। तो देखिए 143 पेज पे क्या दिया है यहाँ पे वो सारे फिर से आएंगे, अंतरकरण और गुण श्रेणी निर्जरा गुण संक्रमण सब आएंगे। मैं आपको यथा योग्य जगह पर उसको बताऊंगा। अनादि काल से अपने मिथ्यात्व परिणाम के कारण यह जीव जन्म मरण रूपी संसार में परिभ्रमण करता आ रहा है ना। अनादिकालीन काल से अपने मिथ्यात्व परिणाम के कारण यह जीव जन्म मरण रूपी संसार में परिभ्रमण करता आ रहा है। जब विशिष्ट योग्यता वाला जीव जिनेन्द्र कथित तत्वों का उपदेश ग्रहण करके तत्व निर्णय और तत्व विचार करता है, तब 5 लब्धि पूर्वक उसे प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होती है ना। देखो लाइन क्या बताई उन्होंने, जब विशिष्ट योग्यता वाला जीव, विशिष्ट योग्यताएं क्या है, कोई छुपी हुई तो नहीं, अब यहाँ तक आने के बाद में हमसे वो योग्यताएं छिपी हुई नहीं है, है ना। हमने क्या क्या उसमें पढ़ा था कि बाहर बाहर में हमारे जो कर्मों की स्थिति है वो घटकर अंतः कूड़ा कूड़ी सागर हो जाती है, और जीव के परिणाम वैसे होने लगते हैं, उसको क्षयोक्षम लब्धि आदि जो निरंतर आकर के वो चारों प्रयोग लब्धि शब्द निकल जाती है। वो लब्धियां क्या है, वो लब्धियां कोई उपाधि नहीं है कि किसी ने हमको जो सर्टिफिकेट दे दिया हो, वो हमारे भावों की जो निर्मलता है उसका सूचक है कि शनै शनै हमारे परिणाम कहाँ तक पहुंच गए। किसी को कहें साहब उसके जो परिणाम थे वो क्षयोक्षम लब्धि के थे, किसी को बोले उसके देशना लब्धि वाले थे, किसी को बोले प्रयोग लब्धि वाले थे, तो उसका अर्थ क्या है कि मतलब उन स्टेजों के योग्य होने वाले भाव और उन आत्माओं में, उन जीवों में उस समय प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसा विशिष्ट योग्यता वाला जीव जिनेन्द्र कथित तत्वों का उपदेश ग्रहण करके तत्व निर्णय और तत्व विचार करता है, तब 5 लब्धि पूर्वक उसे प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होती है। तो देखो ये बार बार ये शब्द आता है, तत्व निर्णय और तत्व विचार, ये क्या है, अपन तो उसको एक फ्लो में पढ़ लेते ना, लेकिन तत्व निर्णय की बात क्या है। तो बोले हमने कर लिया साहब तत्व निर्णय, 7 तत्व है ना, 7 तत्व अपनी जगह पर सही है, हो गया निर्णय।
बोले हमें क्या निर्णय करना है, तो भगवान ने कर दिया निर्णय, जो जिनेन्द्र देव ने कर दिया, और हमने उनकी बात मान ली, तो बस हमारी तरफ से भी निर्णय हो गया। हमारी तरफ से भी समझ लो कि हमने उसको सही ठहरा दिया, भगवान भी क्या याद करेंगे, है? तो वहां तत्व निर्णय और तत्व विचार का अर्थ ये है कि जो जैसा हमको बताया है उन्हें हमें वैसा ही भाषित होने लगा। मैं जीव हूं तो ये पक्का 100% गारंटी से मुझे ये समझ में आने लगा कि मैं शरीर आदि नहीं हूं, ना ही शरीर आदि मेरे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता भी नहीं और कुछ करता भी नहीं। ये जो मूल सिद्धांत है ना, उस दिन वो सिद्धांत बता रहे थे, अमित से पूछ रहे थे ना सब, ये कितने सिद्धांत हैं, उनमें बता सकते हो क्या, लिख करके संख्या बता सकते हो क्या? संख्या भी बताई जा सकती है, जो मुख्य मुख्य सिद्धांत है, लेकिन एक सिद्धांत से दूसरे सिद्धांत सब जुड़े हुए रहते हैं। और सिद्धांत क्या है? सिंपल सिद्धांत है, जो 7 तत्वों का हमने जाना कि जीव और अजीव मिल करके, और अजीव में भी खासतौर से पुद्गल मिल करके जो कर्मों से युक्त वाली स्थितियां बनती हैं या कर्मों से विमुक्त वाली स्थितियां बनती हैं, उन स्थितियों को अच्छी तरह समझ करके जीवन में अपने घटित करते रहने से वो तत्व निर्णय वाली स्थिति आने लगती है। जब जब भी मेरे साथ घटना घटे, जब जब भी की बात ही नहीं, हमेशा ही घट रही है, उन घटनाओं के घटने के समय में अगर मुझे अपना स्वरूप कर्म सिद्धांत का हमेशा स्मरण बना रहे तो पूरा 7 तत्वों का निर्णय हो गया। यही तो निर्णय है। और तत्व विचार का अर्थ क्या है? विचार पूर्वक ही निर्णय होते हैं, तो तत्व विचार निरंतर आते रहते हैं। एक बार निर्णय होने के बाद भी फिर उन तत्वों संबंधी जो विचार मुझे आते हैं निर्णय होने के बाद, तो फिर उसी जाति के आते हैं, और फिर मैं उसमें एनालिसिस करने में जरा देर नहीं करता। ऐसा ये दोनों आत्मद्रव्य के बारे में, उसके गुणों के बारे में, कैसे वो आत्मा जो है कर्मों के कारण से, अपने ही कमजोरी के कारण उन कर्मों के बवंडर में फंस जाता है, और कैसे ही अपनी ही योग्यता से वहां से निकल आता है। यही तत्व निर्णय और तत्व विचार हमको प्रत्येक क्षण करना है। किया भी जा सकता है, ये मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कितनी बढ़िया प्रयोगशाला है जहां प्रतिक्षण आपकी जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं। आपको करना क्या है कि उन घटनाओं को जैन सिद्धांतों के आधार पर उनकी समीक्षा करनी है। इनमें से पुद्गलिक पौद्गलिक घटना कौन सी है, इसमें जीव की कौन सी है, जीव के कैसे भाव चलते हैं जब ये घटनाएं घटित होती हैं, ये घटनाएं जब घटित होती हैं तो जीव के कैसे भाव होते हैं, ये सारी चीजें। कोई ये नया सिद्धांत नहीं, कोई नई चीज नहीं है कि हमको विशेष रूप से पढ़ना पड़े। इस तरह से जो जो आत्माएं हैं, मैं किस लिए कह रहा हूं जो जो आत्माएं हैं, आत्माएं तो सब हैं, सारे जीव ही आत्मा हैं। जिन्हें इस बात का विश्वास हो गया है कि हम आत्मा हैं, उन्हें तत्व निर्णय और तत्व विचार सीधा सीधा सामने दिखाई देता। जीव के वृद्धिंगत विशुद्ध परिणामों के निमित्त से कर्मों में भी जो परिवर्तन होते हैं उनकी हमने चर्चा की। अनिवृत्तीकरण के अनंतर समय में जीव प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करता है ना, ये अपन ने पढ़ा। परिणामों की विशुद्धि के कारण यहाँ भी जो विशेष बातें बनती हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। ये जो घटना घटित हो रही है इनमें बस खाली देखो 2 ही चीज हैं, बल्कि एक ही चीज है कि जीव के परिणामों का किस तरह का लेवल चल रहा है, किस तरह का पैटर्न चल रहा है, बस इतना ही है। बाकी सब जो है वो बताया जाता है उसकी सापेक्ष में। किसकी सापेक्ष में? तो हम बोलते हैं भाई साहब जब मैं बहुत जोर से फूंक मारता हूं तो ये मोमबत्ती बुझ जाती। वो आपका वो सांसों का टेस्ट कराते हैं ना वो अपने हॉस्पिटल्स में, वो एक वो उसमें गोलियां होती हैं, उसमें मुंह से फूंक फूंक मारो तो वो गोली ऊपर आती है, तो कितनी पावर ये पता लगता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारी अंदर में कितनी शक्ति प्रकट हुई है वो कैसे मापी जाए, उस मापने के लिए हमने कुछ मापदंड ऐसे बनाए हैं जो बाहर में भी दिखाई देते हैं हमें, नहीं तो अवध ज्ञानी केवल ज्ञानी उनको दिखाई देते हैं। तो वो कौन से? कर्मों की सापेक्ष में बता दिया कि जब जीव के ऐसे भाव होते हैं तो ये होता है, इस तरह के भाव होते हैं, ये प्रयोग लब्धि के भाव है, ऐसे भाव होते हैं तब अध्ययकरण के भाव होते हैं। तो वो हमको उन भावों की सापेक्षता बताने के लिए वो कैटेगरीज बनाई गई है। मात्र मेरी विशुद्धि का ही लेवल है सारी जगह पे, ये सारा खेल वही है।
और साथ साथ हमारे लिए एक रोचक विषय है। रोचक विषय खाली वो काल्पनिक नहीं है कि अंतरकरण कैसे होता है, गुण श्रेणी निर्जरा कैसे होती है ना, और गुण संक्रमण क्या होता है। ये जो 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 टाइटल दिए गए हैं, ये सारे हमारे भावों का निमित्त पा करके कर्मों में जैसा जैसा रचना होती है उसकी सापेक्ष में ये सब बातें बताई गई हैं। इसलिए उसमें घबराने की कोई बात नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप अगर नहीं भी जानेंगे तब भी आपको सम्यक दर्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बताया आपको दिल्ली जाना है तो ट्रेन में बैठ रहे हैं, किसी को मालूम है कौन कौन सी स्टेशन आती रास्ते में, किसी को नहीं मालूम, तब भी वहीं पहुंचेगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस ऐसा ही चलता। लेकिन अगर हमको ये प्रोसेस भी साथ में समझ में आ गया तो हमें दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा, उस प्रोसेस को समझने के समय में मैं चूंकि उसमें अपनी बुद्धि को समायोजित करूंगा तो उतने काल में मेरे जो कषाय हैं वो मंद अवश्य हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मुझे वो जो घटनाक्रम होने वाला है उसकी रोचकता के कारण ऐसे परिणाम आएंगे कि मुझे आनंद आने लगेगा। ये दो चीजें हैं, इसलिए हमारा कुछ भी वेस्टेज नहीं है। ये समझने मात्र से हमको दो फायदे होने वाले। तो देखिए मैं आगे चलते हैं अपन। परिणामों की विशुद्धि के कारण यहाँ भी जो विशेष बातें बनती हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। प्रथमोपशम सम्यक के प्रथम समय से ही द्वितीय स्थिति में उपशमित किए हुए मिथ्यात्व प्रकृति का गुण संक्रमण प्रारंभ होता है। दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य यानी परमाणु प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति रूप से परिणमता है। अपन ने तीन प्रकृतियों के बारे में पढ़ा। मुख्य रूप से आज के समय में हम सब जैसे मिथ्या दृष्टि है, तो हमारा मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है, दर्शन मोहिनी का जो मिथ्यात्व नाम का कर्म है, वो पूरे जोर से उदय में चल रहा है और पूरे जोर से उसका बंध भी हो रहा है। तो अब हमको क्या करना है? ये बोल रहे हैं कि जैसे ही मुझे प्रथमोपशम सम्यक तो होगा, उसका पहला ही समय में क्या घटित होगा? प्रथम समय से ही द्वितीय स्थिति में उपशमित किए हुए, अपन ने इस पेज के ऊपर देखा था ना उपशमन कैसे हुआ था, द्वितीय स्थिति वाला, ये पेज नंबर 139 पे अपन देखा ना, बीच में एक गैप है, प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति लिखा है और बीच में अंतर लिखा है। द्वितीय स्थिति कैसे प्रकट हो गई? कर्मों में तो पूरी निरंतरता थी, उसमें बीच में जो है गैप हो गया। तो जो ऊपर के कर्म थे जो अभी उदय में आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए हैं, उन्हें ऊपर की स्थिति कहा, और जो अभी चले आ रहे थे उनका जो चले आने वाले का जो है लास्ट निषेक निकल गया और ऊपर के निषेक आए नहीं, तो बीच में गैप पड़ गया। तो बीच में गैप पड़ गया जैसे 139 पे दिया है, तो ऊपर जो रह गए हैं उनको द्वितीय स्थिति कहा, नीचे जो है प्रथम स्थिति, उसी तरह से उनको फ्रीज कर दिया गया, उपशमित कर दिया गया। तो देखो क्या बोला उन्होंने, प्रथमोपशम सम्यक के प्रथम समय से ही द्वितीय स्थिति में उपशमित किए हुए मिथ्यात्व प्रकृति का गुण संक्रमण प्रारंभ होता है। गुण संक्रमण क्या है? संक्रमण का अर्थ अपन ने क्या समझा था कि सजातीय प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाना गुण संक्रमण है। सजाती यहाँ क्या है? मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? मिथ्यात्व, प्रकृति का नाम मिथ्यात्व ही है, दोनों में नाम रिजेंबल करता है, लेकिन ये अभी इसके तीन टुकड़े के रूप में उस मिथ्यात्व को पहला नंबर, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, तीसरा सम्यक प्रकृति, है ना। तो अभी क्या होने वाला है, वो जो दूसरी स्थिति में जो रह गए हैं, उपशमित हो गए हैं, उनका क्या होगा? उनका गुण संक्रमण प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन हो गया ना, मेरा काम हो गया। अब क्या होने वाला है इसके बाद में? एक अंतर्मूर्त तक सम्यक बना रहना है। तो एक सम्यक, एक अंतर्मूर्त में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो द्वितीय स्थिति में जो उपशमित है वो मिथ्यात्व प्रकृति, उसका गुण संक्रमण प्रारंभ होता है। दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप से परिणमता है। अभी मुझे मिथ्यात्व निकालना था ना, तो निकला सत्ता में से तो निकला नहीं,
उपशमित हो गया था और मुझे वो एक अंतर्मुहूर्त का समय मिल गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। तो अब वो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, इस बीच में सम्यक दर्शन के ही काल में और क्या क्या घटित हो रहा है। तो घटित यह हुआ कि वो मिथ्यात्व जो के परमाणु जो उपशमित हुए पड़े थे, फ्रीज हुए पड़े थे, उनमें जो है कन्वर्शन शुरू हो गया। क्या कन्वर्शन शुरू हो गया कि वो जो है दूसरे नंबर की जो सम्यक मिथ्यात्व है, असंख्यात गुणाक्रम से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप से परिणमता है। मिथ्यात्व नाम का जो पहली वाली प्रकृति थी, वो दूसरी और तीसरी में उसके परमाणु दिए जाते हैं। परंतु अब मिथ्यात्व की गुण श्रेणी नहीं होती तथा उसका स्थिति का कांडक घात, अनुभाग कांडक घात भी नहीं होता, परंतु ज्ञानावरणादि अन्य कर्मों में यह सब होता है। यहाँ मिथ्यात्व का उदय भी नहीं है और बंध भी नहीं है। देखो अभी क्या घटित हो गया, बोल रहे हैं कि वो मिथ्यात्व में वो कन्वर्शन तो हो रहा है, लेकिन गुण श्रेणी नहीं बनी। गुण श्रेणी क्या थी? देखो अपने गुण श्रेणी देखी थी पेज नंबर 130 के ऊपर में सबसे नीचे आपको एक फिगर दिखाया गया था जिसमें गुण श्रेणी लिखा हुआ है, देखो बीच में। तो ये गुण श्रेणी क्या थी? ये गुण श्रेणी कुछ नहीं थी, वो ऊपर के जो उपरितन स्थिति वाले जो परमाणु हैं, वो उनके परमाणु अब रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज कैसे हो जाते हैं कि ऊपर के परमाणुओं का जो द्रव्य है वहां से हटता है और नीचे जो उदय में आ रहे हैं उनसे जस्ट ऊपर के लेवल पर उस द्रव्य को दिया जाता है। तो क्रम क्रम से दिया जाता है। उदयावली के जस्ट ऊपर वाले परमाणुओं में थोड़ा सा द्रव्य आ जाता है ऊपर वाला, उससे जस्ट ऊपर वाली जो है लेवल पे फिर और ज्यादा आ जाता है। अब देखो छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर सबसे बड़ी लाइन, ऐसे दिखाया ना, वो ये गुण श्रेणी है। तो ये जो होता है, ये गुण श्रेणी निर्जरा तब होती है जबकि उदयावली चल रही हो। नीचे जो है उदय में आ रहे हैं और ऊपर वाला द्रव्य आ करके उस उदयावली में एक पैटर्न में आकर के इकट्ठा हो रहा है, इसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। तो अभी बोल रहे हैं कि अब मिथ्यात्व में गुण श्रेणी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब वो उदय में आ नहीं रहा है, बल्कि कन्वर्शन हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने बोला अब मिथ्यात्व की गुण श्रेणी नहीं होती तथा उसका स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात भी नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जितनी जरूरत थी वो हो चुका, वो मेरा काम हो गया। मुझे जो मोहिनी कर्म में स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात करना था, उस लेवल तक करना था कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, वो मुझे हो गई। लेकिन अब ये मेरे टूल किस काम में आएंगे? कांडक घात वाले। तो उन्होंने बोला ज्ञानावरणादि अन्य कर्मों में यह सब होता है। अभी मेरे जो और भी कर्म है ना, 8 कर्म थे, तो 8 कर्मों में से जो अगर आप घातीय कर्मों की बात देखें तो मोहिनी के अलावा ज्ञानावरणादि, दर्शन वर्णादि और अंतराय, ये 3 कर्म बाकी है ना। तो उन सब में वो जो टूल्स हैं अभी भी काम आ रहे हैं। वो टूल कैसे आ रहे हैं? मेरे भावों का निमित्त पाकर के सब घटनाएं घटित हो रही हैं। मेरे भावों का मेरा वो स्टैंडर्ड हो गया, वो लेवल हो गया, तो मेरे बाकी कर्मों की उन्होंने सुध ली। जैसे कोई बहुत बलशाली वो हो, राजा हो, तो वो अपने कुछ शत्रुओं का पहले नाश करता है, फिर उसके बाद में जब देखता है कि इधर के शत्रु निबट गए तो दूसरी जगह चला जाता है रथ लेकर के या चक्र लेकर के। तो ऐसे ही मेरे भाव अब उन जगहों पर ये एक करामात करते रहते हैं, और यहाँ पर तो मैंने उपशमन के कारण से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली है। अब मिथ्यात्व का उदय हो नहीं रहा, क्योंकि मिथ्यात्व के परमाणु सब न केवल उपशमित हुए बल्कि संक्रमित होकर के बाकी की 2 प्रकृति रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। पूर्व में मिथ्यात्व का जो अनुभाग था उसके हजारों अनुभाग कांडक घात द्वारा अनंतमा भाग अनुभाग शेष रहता है ना। उसमें से कुछ परमाणुओं का अनुभाग उससे भी अनंतमा भाग होता है, जिसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। जो पहले मिथ्यात्व नाम का जो कर्म था, उसके परमाणुओं का वैसे ही बहुत लेवल कम हो गया था, स्थिति और अनुभाग दोनों कम हो गए थे, और वो कम होने के बावजूद भी अब उसमें क्या हो गया, उसका सारा द्रव्य किस में जा रहा है? वो जा रहा है सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति में। उसमें से कुछ परमाणुओं का अनुभाग उससे भी अनंतमा भाग होता है,
जिसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं, और उससे भी जिन परमाणुओं का अनुभाग अनंतमा भाग रहता है वे सम्यक प्रकृति रूप होते हैं। देखो, वो जो एक परमाणुओं का एक बंच है आपके पास में, कर्मों का एक बंच है, उन बंचों में सब तरह के परमाणु मौजूद हैं, कम स्थिति वाले, कम अनुभाग वाले, ज्यादा अनुभाग वाले, ज्यादा स्थिति वाले, ऐसा एक मिला जुला सा एक था वो मिथ्यात्व। अब उसमें से सेग्रीगेशन हो गया, सेग्रीगेशन हो गया और उन्होंने दो कैटेगरी और एक्स्ट्रा बना दी। मिथ्यात्व से निकल करके परमाणु एक कैटेगरी में आ गए, काफी परमाणु उसमें आ गए, जिसे सम्यक मिथ्यात्व नाम की कैटेगरी कहते हैं। और उसमें से भी और कम अनुभाग वाले तीसरी कैटेगरी उन्होंने बना ली अपनी, जिसे सम्यक प्रकृति वाली कैटेगरी कहते हैं। तो मिथ्यात्व का जो तीन टुकड़े हुए, अभी देखो ऐसी कोई बात आने वाली है, उससे भी जिन परमाणुओं का अनुभाग अनंतमा भाग रहता है वे सम्यक प्रकृति रूप होते हैं। कुल मिला के बिल्कुल शॉर्ट में है, मेरा सम्यक दर्शन का प्रभाव देख करके मेरे जो मिथ्यात्व नाम के परमाणु जो सत्ता में तो थे लेकिन उपशमित हुए थे, वो ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहे थे, ज्यादा क्या बिल्कुल नहीं कर रहे थे, उनमें उनको मैंने और भी आगे काम किया मेरे भावों से। क्या किया? मिथ्यात्व को घटा करके इतना कर दिया कि उनकी एक नई कैटेगरी बन गई जिसका नाम सम्यक मिथ्यात्व था। फिर भी मुझे जो है अभी चैन नहीं आया, तो मैंने फिर से एक कैटेगरी बनाई, उससे भी जो कम परमाणु और कम अनुभाग वाले थे, उस प्रकृति का नाम दिया सम्यक प्रकृति, है ना। बिल्कुल वेरी सिंपल। इस तरह मिथ्यात्व का अनुभाग अनंत गुणाहीन होकर एक मिथ्यात्व प्रकृति में से तीन प्रकृति बनती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इसे ही कहते हैं कि प्रथमोपशम सम्यक के काल में मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े कोई ऐसा पत्थर थोड़ी था उसको उठा के तीन टुकड़ों में बांट दिया। एक्चुअली क्या हुआ, वो कैटेगराइजेशन हुआ, जो जितनी जो उनकी स्थिति अनुभाग कम होता गया उनमें से मैंने सेग्रीगेट किया। जैसे आप देखो बाजार में जाते हो ना, फ्रूट खरीदने जाते हो तो आपको एप्पल के तीन ढेर मिलेंगे। अब बोलोगे साहब ये भी तो ऐसा ही है, एक जैसा ही तो लग रहा है, अलग अलग रेट क्यों लगा रहे हो? तो वो कहेगा नहीं नहीं साहब देखो इसमें ध्यान से देखो, ये उससे छोटा है साइज, और तीसरा वाला उससे भी छोटा है। फिर छोटा है तो क्या हुआ, गुण तो नहीं, वो साहब छोटा है, हमने इसी तरह तीन कैटेगरी बनाई है, आपको जो लेना है बड़ा लेना है, छोटा लेना जो ले जाओ। ऐसे ये तीन टुकड़े जो हैं, जो तीन टुकड़े अनुभाग के हिसाब से अपने आप कैटेगराइज कर दिए गए हैं, ठीक है, सेग्रीगेशन के लिए। और ये स्थिति हमें आगे चल करके कुछ फायदा देने वाली है। तो देखो क्या फायदा देने वाली है, इनमें अनुभाग तो क्रमशः अनंतमा भाग होता है, परंतु इनके परमाणुओं की संख्या क्रमशः असंख्यात्मा भाग हो जाती है। ये अनंत और असंख्यात का आपको भेद बताने के लिए बताया कि जो अगर आप उनका जो अनुभाग देखेंगे उन दोनों प्रकृतियों का, कौन कौन सी प्रकृतियों का, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तो उनमें क्या होगा, पहले वाले में जितना अनुभाग था उसका अनंतवां भाग, यानी मिथ्यात्व में जितना अनुभाग था, फलदान शक्ति थी, उससे कई गुना कम अनंतवां भाग ही सम्यक मिथ्यात्व में रहता है, और उससे भी अनंतमा अनुभाग यानी फलदान शक्ति सम्यक प्रकृति में रहती है। ये तो हुई अनुभाग की बात। अब नंबर ऑफ परमाणु, तो उसका भी यही सिलसिला है कि पहले जितने नंबर ऑफ परमाणु थे मिथ्यात्व में, उससे असंख्यात्मा भाग, मतलब उससे असंख्यात गुना कम वो आ गए आपके सम्यक प्रकृति, इसमें सम्यक मिथ्यात्व में, और उससे भी असंख्यात गुने कम सम्यक प्रकृति में आ गए। प्रदेश की अपेक्षा से अपन देखें परमाणु के हिसाब से, नंबर ऑफ परमाणु, ये सिलसिला हो गया। इस तरह संख्या की अपेक्षा मिथ्यात्व के द्रव्य से सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य असंख्यात्मा भाग, और सम्यक प्रकृति का द्रव्य उससे भी असंख्यात्मा भाग होता है ना। ये तो हुई परमाणुओं की बात। द्रव्य की जब बात करते हैं, माल, द्रव्य शब्द का मैंने आपको बताया कई जगह प्रयोग होता है। हमारे पास कितना द्रव्य है उसका अर्थ जो है, हम कहते हैं धन के रूप में, तो माल की बात करते हैं। ये जो हम चढ़ाते हैं वो भी एक सामग्री है ना,
हर सामग्री को द्रव्य के रूप में द्रव्य नाम से परिभाषित किया जा सकता है। तो मिथ्यात्व के द्रव्य से सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य असंख्यात्मा भाग और सम्यक प्रकृति का द्रव्य उससे भी असंख्यात्मा भाग होता है, तथा अनुभाग की अपेक्षा से मिथ्यात्व का अनुभाग पूर्व अनुभाग के अनंत में भाग हो जाता है। सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग उससे भी अनंत में भाग होता है और सम्यक प्रकृति का अनुभाग उससे भी अनंत में भाग प्रमाण होता है। तो कहां से शुरू किया उन्होंने? मिथ्यात्व का अनुभाग पूर्व अनुभाग के, पूर्व अनुभाग मतलब वो जो मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है, जो ओरिजिनल थी, उससे अनंतमा भाग तो अपन ने पहले ही कर दी थी, वो कांडक वांडक कर आकर, और अब वो आने के बाद में ये उपशम काल के अंदर में ये घटनाएं हो रही हैं कि वो घटा हुआ मिथ्यात्व ही अब इन दो बाकी की दो प्रकृतियों में कन्वर्ट हो रहा है। प्रथम समय से लेकर एक अंतर मुहूर्त काल तक मिथ्यात्व का गुण संक्रमण होता है। प्रति समय असंख्यात गुणा परमाणु संक्रमित होते हैं। तो अपन भोजन करते ना, तो भोजन करने में अपने अंदर क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सा सामान जो है उसमें से भोजन के जो कण हैं वो किस किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। कुछ बड़ी आंतों में है, कुछ छोटी आंतों में आ गए हैं, कुछ में पेनक्रियाज से कुछ मिलावट हो रही है, कहीं से कुछ एसिड सेक्रिएशन हो रहा है, और वो सारी प्रक्रियाएं चल रही निरंतर। तो यहाँ ये जो घटना घटित हो रही है, इसमें एक अंतर्मुहूर्त का काल हमें मिला हुआ है जिसमें ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, और हमारा वो जो मिथ्यात्व नाम का जो प्रकृति थी उसके परमाणु संक्रमित होकर के दूसरे रूपों में बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं इसका भी मैं कारण बताऊंगा। प्रति समय असंख्यात गुणा परमाणु संक्रमित होते हैं। पहले समय में मिथ्यात्व के कुछ परमाणु सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप परिणमित होते हैं। वहां सम्यक प्रकृति के द्रव्य से सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य असंख्यात गुणा है, ये तो अपन ने अभी समझा। दूसरे समय में क्या होता है? दूसरे समय में मिथ्यात्व का द्रव्य जो पहले समय से असंख्यात गुणा है उन दो प्रकृति रूप होता है। इस कारण पहले समय के मिथ्यात्व के सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य से दूसरे समय का सम्यक प्रकृति का द्रव्य असंख्यात गुणा होता है। देखो ये जो लाइन उन्होंने लिखी है, मैं इसमें नहीं पढ़ के आपको सीधा चार्ट पे ले चलता हूँ। 145 पेज पे चार्ट दिया है। इस चार्ट में क्या दिया है कि पहले समय में दो प्रकृति दी है, सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य और सम्यक प्रकृति का द्रव्य, है ना। और नीचे सम्यक प्रकृति में दिया है एक, अर्थात जिस समय सम्यक प्रकृति में एक परमाणु है, फॉर एग्जाम्पल उस समय, पहले समय की बात है, उस समय सम्यक मिथ्यात्व में 4 गुना द्रव्य होगा। वो थोड़ी ज्यादा बड़ी कषाय है ना, ज्यादा बड़ी कषाय नहीं, सॉरी, ज्यादा बड़ी प्रकृति है, जो मिथ्यात्व के जो परमाणु ज्यादा है। तो पहला सम्यक प्रकृति में एक परमाणु अगर है तो सम्यक मिथ्यात्व में 4 होंगे, और अगर सम्यक प्रकृति में 4 से अपन मल्टीप्लाई करके 16 ले लें, इन्हें लिखा है ना, अंक दृष्टि द्वारा देखते हैं, असंख्यात के लिए चिन्ह 4 का अंक मानकर निम्न प्रकार समझाते हैं कि अगर सम्यक प्रकृति का एक परमाणु है तो सम्यक मिथ्यात्व का 4 होगा, और सम्यक मिथ्यात्व का अगर 4 है तो दूसरे उसके एंड में इसका कितना होगा, 16 हो जाएगा। और अगर वो 16 है तो यहाँ पे दूसरे समय में 64 हो जाएगा, 64। फिर यहाँ 64 है तो वहां 256 हो गया, फिर यहाँ 256 है तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 1024 हो गया। ये पूरा खाली इसलिए बताया गया है कि सम्यक प्रकृति में होने वाला जो द्रव्य है सम्यक मिथ्यात्व में उससे कई गुना ज्यादा होता। और लास्ट में हमारी सम्यक उल्टा समझ लें कि सम्यक मिथ्यात्व में जितना द्रव्य होता है उससे कई गुना कम सम्यक प्रकृति में रहता। इसको जानने से हमें क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि अब अगर मैं सम्यक से डिग भी जाऊं तो अब मेरा बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली प्रकृतियां विद्यमान नहीं है। मैंने ये काम पहले पटा लिया, इस अंतर्मुहूर्त काल में मैं चुप नहीं बैठा, मैंने अपना इंतजाम कर लिया कि अब अगर मैं सम्यक से भटक भी जाऊं तो अब मेरा पाला सम्यक प्रकृति से ही तो पड़ने वाला। अर्थात सम्यक प्रकृति का जो है, तो अगर मैं क्षयोपशम सम्यक प्राप्त कर लूं, सम्यक प्रकृति अगर उदय में भी आ जाती है तब भी मेरा अभी सम्यक जाएगा नहीं। मैंने उसको हल्का करके रख लिया है, पहले से इंतजाम किया है, इसके लिए है।
सम्यक प्रकृति में बहुत सारे काम द्रव्य है, वो अगर आ भी जाएगा तो भले ही उतनी निर्मलता नहीं रहेगी जितनी प्रथमोपम सम्यक में थी अभी, लेकिन फिर भी सम्यक तो बना रहेगा ना। थोड़ा से जो परमाणु है सम्यक प्रकृति के, वो जरूर उदय में आ जाएंगे। इंतजाम मैंने अपन करके रखते ना, भाई साहब कभी अकाल पड़ जाए, कभी भूखमरी आ जाए तो थोड़ा द्रव्य अपन रखते हैं, थोड़ी व्यवस्थाएं रखते हैं। यहाँ द्रव्य रखने से मतलब है ऐसी व्यवस्थाएं करना कि नुकसान हो तो बहुत ज्यादा ना हो, ऐसा। गुण संक्रमण का काल समाप्त होने पर यह संक्रमण अल्प प्रमाण में होता रहता है, उसे विध्यात संक्रमण कहते हैं। विध्यात अर्थात मंद। यहाँ विशुद्धि मंद होने से अल्प परमाणुओं का संक्रमण होता है। ये देखो, जो करण लब्धि का अंतिम समय जो चलता है उसमें ये संक्रमण बहुत पीक पर होता है, और सम्यक दर्शन होने के बाद में फिर ये उस संक्रमण हल्का पड़ जाता है, उसे विध्यात संक्रमण कहते हैं, मंद गति से चलता। गुण संक्रमण का काल समाप्त होने पर यह संक्रमण अल्प प्रमाण में होता है, उसे विध्यात संक्रमण कहते हैं। विध्यात अर्थात मंद। यहाँ विशुद्धि मंद होने से अल्प परमाणुओं का संक्रमण होता है। पहले झटके में बहुत तेजी से होता है संक्रमण, उसके बाद में थोड़ा सा कम होता रहता है। इस तरह प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करके कोई जीव पहले मिथ्यात्व गुण स्थान से चौथे असंयत गुण स्थान में, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये तो आपने रेस्ट समझ लिया कि मुझे सम्यक दर्शन कैसे हुआ। मैंने देखा कि मेरा अधयकरण, अनिवृत्ति, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का काल समाप्त होते ही वो मेरा जो बीच में जो गैप आ गया था, जिसे मैंने अंतरकरण नाम दिया, उस अंतरकरण के गैप के कारण से मुझे उस काल में चूंकि कोई बाधा नहीं आ रही थी मिथ्यात्व के परमाणुओं से, वो मैंने फ्रीज कर दिए थे, इसलिए उस काल में मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद में जो द्रव्य मैंने उपशमित किया हुआ था, फ्रीज किया हुआ था, जो मिथ्यात्व आदि के जो परमाणु थे, उनमें एक घटना घटित होती रही उस अंतर्मूर्त मात्र तक। क्या होती रही कि वो मेरे मिथ्यात्व प्रकृति के परमाणु, रोक तो मैंने तीनों दिए थे, तीनों क्या है मिथ्यात्व के रूप में ही रोक दिया था ना, तो उनको तीन टुकड़े जो इस हिसाब से हो गए कि उस अंतर्मूर्त काल में मैंने तीन कैटेगरी बना ली। उस बंडल में से छोटे बड़े और सबसे छोटे ऐसे तीन टुकड़े बना ली कैटेगरी, और वो अंतर्मूर्त के काल में वो सब घटित होता रहा। ये प्रक्रिया मैं करता रहा, सम्यक दर्शन मेरा बना रहा। अब इसके बाद में एक बात वो और बताना चाहते हैं। आपने सुना होगा ना, कुछ सम्यक दर्शन किसी को कोई चौथे गुण स्थान में आता है, कोई पांचवें में पहुंच जाता है मिथ्यात्व से, कोई सातवें गुण स्थान में पहुंच जाता है। वो कैसे होता, आपने सुना होगा। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात कि वही मिथ्या दृष्टि जीव, उनमें से कोई विशेष मिथ्या दृष्टि जीव उन्हीं भावों को, भावों की टाइप वही है, क्वालिटी वही है, लेकिन थोड़ा सा और उसमें विशुद्धि बढ़ जाने से वो पांचवें गुण स्थान में और कोई सातवें गुण स्थान में आ जाते। सातवें गुण स्थान ना मुनि बनने की योग्यता आ जाती है। तो देखो वो कैसे होता है। इस तरह प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करके कोई जीव पहले मिथ्यात्व गुण स्थान से चौथे असंयत गुण स्थान में, कोई पांचवें देश संयत गुण स्थान में, तो कोई सातवें अप्रमत्त गुण स्थान में चले जाते हैं। पांचवें और सातवें गुण स्थान में जाने वाले का स्थिति सत्व चौथे गुण स्थान में जाने वाले के स्थिति सत्व के संख्यात में भाग यानी संख्यात्मा भाग प्रमाण रहता है, क्योंकि उनकी विशुद्धि अधिक होती है ना। बस इतना ही मात्र समझ लो, उनकी विशुद्धि ज्यादा होती, क्योंकि इसी वो विशुद्धि के कारण ही उनका स्थिति सत्व यानी स्थिति कितनी रहने वाली थी वो घट रही थी ना सभी जीवों की, उनकी और विशेष घट जाती। चौथे गुण स्थान में जाने वाला, मैं आपको 2 मिनट और समझाऊंगा, फिर अपन अनम्यूट करके चर्चा करेंगे। चौथे गुण स्थान में जाने वाला जीव मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी चौकड़ी का अप्रशस्त उपशम करता है। देखो सुनना जरा, चौथे गुण स्थान में जाने वाला जीव मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी चौकड़ी का अप्रशस्त उपशम करता है। अपन ने ये बात पढ़ी ना, चौथे गुण स्थान में जैसे अभी गए ना अपन, अभी तो होके आ रहे हैं, तो क्या किया था अपन ने चौथे गुण स्थान में, हमने दो चीजें क्वालिफाई की। पहली चीज तो क्या की, मेरा जो मिथ्यात्व था उसका मैंने
उपशम किया। अप्रशस्त उपशम किया मतलब उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया, उपशम भी किया और 3 कैटेगरी में बांट दिया। ये हो गया उसका अप्रशस्त उपशम। और अनंतानुबंधी की जो चौकड़ी थी, कषाय भी चल रही थी। चारित्र मोहिनी का मैंने क्या किया था, चारित्र मोहिनी में जो अनंतानुबंधी नाम की जो चौकड़ी थी उसको मैंने अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया था। इसके फलस्वरूप अब मुझे इस समय इस काल में ना तो अनंतानुबंधी का उदय था और ना ही बंद हो रहा था। इसी तरह से मिथ्यात्व की तीनों ही जो उसके टुकड़े हुए थे वो तीनों उपशमित हैं, उनका ना तो बंद हो रहा है और ना उदय काल चल रहा है। ठीक है, शून्य काल है। तो देखो इसमें क्या होने वाला था, चौथे गुण स्थान वाले ने तो मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी चौकड़ी का उपशम किया। पांचवे में जाने वाले दो कषाय चौकड़ी का अप्रशस्त उपशम करता। पांचवा गुण स्थान किसका होता है, जो अनुव्रतधारी होते, तो उनके भाव, उस जीव के भाव जो पांचवें गुण स्थान में जाने की योग्यता रखता है, थोड़े और ऊंचे लेवल के आ गए और उसकी जो अप्रत्याख्यान वाली जो कषाय चौकड़ी थी उसका भी उपशमन हो गया। तो उसकी 2 चौकड़ी चली गई। तो आप बोलोगे भाई सब तीसरी का क्या है, मुनि वाले की तो 3 चौकड़ी जाना चाहिए ना, तब तो जो है प्रत्याख्यानावरण कषाय जाती है और तब मुनि बनने की के योग्य भाव होते हैं। तो पांचवे में जाने वाला 2 कषाय चौकड़ी का अप्रशस्त उपशम करता है। 2 कषाय उपशम करता मतलब अनंतानुबंधी बदल करके अप्रत्याख्यानावरण में और अप्रत्याख्यानावरणी बदल करके प्रत्याख्यानावरण और संजुलन में चली जाती है। 2 निकल गई, 2 रह गई। और अब 7वां वाला, 7वें में जाने वाला जीव 3 कषाय चौकड़ी का अप्रशस्त उपशम करता है। उनके अनुदय, 3 चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, तीनों के परमाणु कन्वर्ट हो जाते हैं संजलन कषाय में। उनके अनुदय में जीव की मंद कषाय रूपी विशुद्धि बढ़ती है। उनके अनुदय में मतलब उनका उदय नहीं हो रहा। किन किन का उदय नहीं हो रहा है, अनंतानुबंधी का नहीं हो रहा है, अप्रत्याख्यानावर्णी का नहीं हो रहा है, प्रत्याख्यानावर्णी का नहीं हो रहा है। तो जीवों की विशुद्धि बढ़ेगी ना। मंद कषाय से और ज्यादा क्या होंगे, संजुलन कषाय वाले में आप रह गए लेवल। उनके अनुदय में जीव की मंद कषाय रूप विशुद्धि बढ़ती है और उस कारण स्थिति सत्व अधिक प्रमाण में घटता है तथा गुण श्रेणी निर्जरा भी असंख्यात गुणा होती है। 7वें गुण स्थान में जाने वाला जीव चौथे 5वें गुण स्थान में होकर ऊपर चढ़ता है, यह मान्यता ठीक नहीं है, साहब उसमें ही से होके जाना पड़ेगा। तो चौथे में जाओ पहले, फिर 5वें में जाओ, फिर 7वें में जाओगे। बोले नहीं, डायरेक्ट जाने का अर्थ क्या है, अपन डबल एग्जाम देते हैं ना, जब बहुत सारे लोग डबल एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक साथ ही चले जाते हैं। तीसरी क्लास वाला वो 5वीं क्लास में चला गया, वो जो किताबें पढ़नी थी उस किताबों का जो है माल पहले ही उसी में पढ़ लेता है। तो इसलिए लिखा ने 7वें गुण स्थान में जाने वाला जीव चौथे 5वें गुण स्थान में होकर नहीं चढ़ता, यह बात इन कर्मों की अवस्थाओं से सिद्ध होती है। उसी प्रकार मिथ्यात्व अवस्था में द्रव्य लिंग धारण करने मात्र से उसके सम्यक के साथ 7वां गुण स्थान ही प्रकट होता है, यह बात भी सिद्ध नहीं होती। क्या कहना चाहते हैं कि भाई साहब मैं तो मुनि इसलिए बना हूं कि मुझे सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, टाइम लग रहा था। मैंने कहा टाइम क्यों वेस्ट करो, कपड़े फेंको और मुनि बन जाओ। वो सम्यक दर्शन वालों, सम्यक दर्शन को ही मालूम पड़ जाएगा, थोड़ी चालाकी रखो अपने मन में और उनको मालूम पड़ जाएगा प्रकृति को कि इस व्यक्ति को 7वें गुण स्थान में पहुंचाना है। इसलिए मैं तो चुपचाप से कपड़े फेंक के आ गया और इंतजार कर रहा था। कितना ही इंतजार कर लो, एक ऐसे ही कपड़े फेंकने मात्र से अगर जो है सम्यक दर्शन हो जाता या 7वां गुण स्थान मिल जाता तो उस योग्य भाव करने के या ये 3 चौकड़ियों का जो उपशम या क्षय करने की बात कहाँ आती। तो देखो कैसा मेल मिलता है। मेल कैसा मिला, तुम्हें पता ही है कि 5वें गुण स्थान में जाने वाला जीव द्रव्यलिंगी श्रावक होना आवश्यक है। द्रव्यलिंगी श्रावक कौन होते हैं,
पांचवें गुण स्थान में जाने वाला दो तरह के जीव होंगे। एक तो जो दूसरी प्रतिमा धारण करने वाले हैं वो भी पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, और दूसरे 11वीं प्रतिमाधारी वाले, ये बीच के या लास्ट में सभी कैटेगरी, दूसरी प्रतिमा के ऊपर के जितने भी जीव हैं वो पंचम गुण स्थानधारी होते हैं। तो ये बोल रहे हैं पांचवें गुण स्थान में जाने वाला जीव द्रव्यलिंगी शावक होना आवश्यक है। अर्थात द्रव्यलिंग का अर्थ वो और कोई विशेष नहीं है, विशेष खाली ये है कि उसको वो अनुव्रत लेने के भाव आ गए हैं। जैसे मुनि के जो है वो जो वेशभूषा होती है, वैसे उन शावकों की विशेष कोई उनके लिए परिमाण बनाया नहीं गया। कोई धोती दुपट्टा भी पहनते हैं, कोई अपना जो है एक आध दो वस्त्र रखते हैं, या अपने जैसे अब स्त्रियां हैं वो भी अपने जो एक सादा जो है अपनी साड़ी वगैरह रखती हैं। तो वहां कोई विशेष वेशभूषा नहीं है, बस सादगी वाली है, लेकिन फिर भी अंदर से उनकी तैयारी हो जाती है। तो द्रव्यलिंगी शावक होना आवश्यक है तथा सातवें गुण स्थान, जैसे उन्होंने प्रतिमाएं धारण की, अनुव्रत धारण किए, अनुव्रत धारण करने के भाव उनके अंदर आ गए, ठीक है, विधिवत पालन कर रहे हैं। अब सम्यक दर्शन होगा तो वो उनका सम्यक हो जाएगा। तथा सातवें गुण स्थान में जाने वाला जीव द्रव्यलिंगी मुनि होना आवश्यक है। देखो इससे अब बोले, अभी तो आप कह रहे थे कि साहब वो कपड़े फेंकने से कुछ नहीं होता, अभी आप बोल रहे हो कि नहीं वो द्रव्यलिंगी होना जरूरी। इन दोनों बातों में क्या अंतर है? दोनों बातों में इतना अंतर है कि मात्र बाह्य वेशभूषा धारण करने मात्र से नहीं, उस योग्य भाव होना चाहिए, और बाहर में आपका वेश भी वैसा होना चाहिए, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। भाव नहीं होंगे अगर तो कपड़े फेंकने से कुछ नहीं होगा। और भाव भी वैसे बन गए हैं, मुनि बनने के भाव बन गए हैं, और किंचित भेद विज्ञान में थोड़ी कमी चल रही है तो वो भी पूरी हो जाएगी, और चतुर्थ गुण स्थान की बजाय वो जीव पहले गुण स्थान से सीधा सातवें गुण स्थान में स्थापित हो जाएगा। हमारे बाबूजी तो यही सोचते रहते हैं कि जाऊं तो सीधा सातवें में ही जाऊं, पहले दूसरे तीसरे चौथे में क्यों जाने का, तो सोच के बैठे। हाँ, लेकिन वो जो है अभी अपन अनम्यूट करेंगे और अपन चर्चा करते हैं इसके ऊपर। भाई साहब जी सर, मुझे एक बात बताइए आप, अभी आपने कहा कि सातवें गुण स्थान में वो द्रव्यलिंगी मुनि जाते थे, तो पांचवें गुण स्थान वाली बात जो आप आ रही है, पांचवें गुण स्थान में इन्होंने कहा है कि उसमें भी द्रव्यलिंगी होना चाहिए। द्रव्यलिंगी से मतलब कह रहा है कि केवल छुल्का जो 11वें प्रतिमाधारी हैं वही अलाउड है, उनके भी यूनिफॉर्म होती है। 11वें प्रतिमाधारी जो होते हैं उनकी छुल्का और एलक और छुल्का, इन दोनों की जो लिंग है, जो द्रव्य लिंग है, वो प्रिस्क्राइब्ड है। वो जो है कुर्ता पाजामा या वो नहीं पहन सकते। केवल छुल्का दो वस्त्रधारी होते हैं और एलक एक वस्त्रधारी होता है। ये उनके लिए तो नहीं, जरा इसमें स्पष्ट कर दीजिए। देखो उन्होंने बाबूजी 5वां गुण स्थान लिखा है, हमने प्रतिमा नहीं लिखी कि 11 प्रतिमा धारी। नहीं मैं देखिए एक सेकंड दोबारा पढ़ता हूँ, एक सेकंड दोबारा पढ़ता हूँ। सबसे ऊपर लिखा ना, तुम्हें पता ही है कि 5वें गुण स्थान में जाने वाला जीव द्रव्यलिंगी श्रावक होना आवश्यक है। हाँ, 5वें स्थान में जाने वाला जीव, तो 5वें स्थान में तो जीव तो वो जो जिन्होंने प्रतिधार कर लिए हैं वो डायरेक्ट 5वें में चला जाएगा, ठीक है, आपकी बात मान ली। लेकिन 5वें स्थान में लेकिन जब द्रव्यलिंग बताया है, कंपल्सरी 5वें स्थान में द्रव्यलिंग बताया है इसमें। तो द्रव्यलिंग क्या बताया? द्रव्यलिंग क्या हुआ जबकि उसका कोई स्वरूप ही नहीं है। मुनि का स्वरूप तो नग्न हो गया, लेकिन 5वें स्थान लिंग द्रव्यलिंग का मतलब क्या हुआ, क्या क्लियर नहीं हो पा रहा। अगर यूनिफॉर्म कोई नहीं है, कोई इसका स्वरूप नहीं है, तो हम उसको कैसे पहचाने, क्या करें? बराबर, आपकी बात सही है। देखो यहाँ द्रव्यलिंग का अर्थ खाली मात्र जो बाहरी वेशभूषा की बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि जिसने विधिवत वो श्रावक के गुण आदि, श्रावक के धर्म का धारण किया, विधिवत संकल्प पूर्वक जिसने जो दूसरा जो अनुव्रत आदि धारण कर लिए और उनको चर्या को पालन कर रहा है, वहां द्रव्यलिंग का अर्थ मात्र उतना है। अच्छा, मतलब उससे यूनिफॉर्म तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, यूनिफॉर्म से नहीं। जैन साहब बोलिए सर। यहाँ पर इसमें 5वें गुण स्थान और 7वें गुण स्थान में
दोनों जगह द्रव्यलिंगी का शब्द का उपयोग किया है। हाँ, और मेरे हिसाब से द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दोनों होना जरूरी है यूज करना। अगर भावलिंगी नहीं है तो वो कुछ भी कर ले, उसका सम्यक तो रहेगा नहीं। नहीं, अभी सम्यक प्राप्त हुआ नहीं है। देखो क्या बात कर रहे हैं, अभी पहले गुण स्थान में जो जीव हैं, जो पहले गुण स्थान से जिन्हें चौथे में, पांचवें में या सातवें में जाना है, उनकी बात हो रही है कि अपन ने पहले तो ये तो अपन जानते हैं कि पहले से चौथे गुण स्थान में तो जीव आ जाता है, और वो उसके लिए बाहर में कोई द्रव्यलिंग के धारण करने की जरूरत नहीं होती पहले से जी चौथे हाँ। में आने के लिए। लेकिन जिनको पांचवें में जाना है, उनको विधिवत वो जो अपनी प्रतिमाएं आदि हैं या अनुव्रत आदि हैं वो धारण करना पड़ता है। नहीं, वो बात सही है, हाँ, मगर ये चौथे गुण स्थान में तो तभी आएगा जब क्या कहते हैं वो सम्यक प्रथम सम्यक हो जाएगा तभी, नहीं तो वो चौथे गुण स्थान में तो रहेगा नहीं। नहीं, तीनों गुण स्थानों की जो बात चल रही है, अपन बात क्या कर रहे हैं, पहले से चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दर्शन, या पहले से पांचवें गुण स्थान वाला सम्यक दर्शन, या सातवें गुण स्थान वाला सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में भेद नहीं है, लेकिन भेद किसमें पड़ रहा है कि उसकी जो निर्मलता है वो सम्यक दर्शन के साथ में, वो जो उनकी जो और कषाय है ऊपर की जाति की, हमें तो मालूम है कि अनंतानुबंधी के जाते ही आपको सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन उससे ऊपर का जो और अगर कषाय चली गई तो वो निर्मलता आपकी अगर बढ़ी हुई है तो आपको न केवल सम्यक की प्राप्ति होगी, बल्कि आपकी और कषाय चौकड़ियां भी कम होती चली जाएंगी। नहीं, मगर द्रव्यलिंगी का तो मतलब है उसकी संकल्प पूर्वक व्यावहारिक रूप से चारित्र धारण करना। हाँ, बराबर, द्रव्यलिंगी का मतलब है कि फॉर्मली संकल्प, और फॉर्मली में दिखावे वाला नहीं, फॉर्मली नहीं, वो संकल्प रूप में उसने पूर्वक, यस, संकल्प पूर्वक अनुव्रत आदि धारण किए हैं, मात्र क्रियाओं में नहीं फंसा हुआ है, विधिवत उसने जो है अनुव्रत आदि धारण करने के भाव किए हैं। उसको उतनी क्लैरिटी अभी नहीं आई भली जितनी कि वो सम्यक दर्शन के सहित आती है, लेकिन उसमें ज्यादा कमी भी नहीं है। तो ऐसा धारणा धारण करने वाला जो जीव है वो द्रव्यलिंगी श्रावक कहा जाता है। और चूंकि हम उससे ज्यादा परिचित नहीं है, मुनियों से तो हम परिचित हैं, तो द्रव्यलिंगी जो है मुनि कहने से हम समझ में आ जाता है कि जिनकी वेशभूषा नहीं है। मगर एक ये लास्ट सेंटेंस लिखा है जी, क्योंकि यथोचित द्रव्यलिंग बिना भावलिंग प्रकट नहीं होता। हाँ, तो इसको कैसे क्वालिफाई करेंगे यहाँ? नहीं, वो यथोचित अपन क्या वस्त्रों में अटक रहे हैं, अपन वस्त्रों में अटक, चलो इसमें अपन जो है बहन जी की और वो लेते हैं, थोड़ा ओपिनियन लेते हैं अपने, और क्लैरिटी आएगी इसमें। नहीं, बताइए, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, कंफ्यूजन की बात नहीं, देखो अभी बताएंगे बहन जी, बताएंगे। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, एक सेकंड, एक बात और पूछनी थी इसी बीच में, कि जब आपने सम्यक मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए थे, तो ये प्रथम संयोग होते समय क्या मिथ्यात्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है क्या? दो ही रहती है क्या? 2 ही टुकड़े रहते हैं? हाँ, जिस काल में ये उपशमित हुआ है ना जी, देखो ये उपशम काल जो है जितने समय तक है उसमें ये 3 टुकड़ों के रूप में वो रहती है, वो कषाय, हाँ जी, है ना। अभी 3 टुकड़ों में मतलब मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और ये हो गया ना। हाँ, अभी अगर उस जीव का जो है सम्यक प्रकृति उदय में आती है, हाँ, लास्ट वाली, तो उसको हाँ, और बाकी की तो उपशमित बनी रहती है, हाँ, एक अंतर्मुहूर्त के बाद भी हाँ, बनी रहती हैं, तो फिर क्या हुआ, उसको क्षय उपशमिक सम्यक तो हो जाता है। नहीं, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जो ऑप्शमिक जब सम्यक होता है, मांगे में रुक जाते हैं सब, वो गैप पड़ जाता है, उसी में सम्यक होता है, वो ऑप्शमिक होता है। तो मेरा मतलब उस जिस समय होता है उस समय तो कोई भी प्रकृति उदय में नहीं होती है, बिल्कुल बंद रहते हैं। और फिर बाद में जब बाहर आता है जीव, तो या तो सम्यक प्रकृति उदय में आ जाती है, सम्यक प्रकृति उदय में आ जाती है, तभी वो छाया को सम्यक दृष्टि हो जाता है। नहीं, देखो अगर उसकी छाया उसकी लास्ट वाली सम्यक, एक मिनट, छायोपशमी सम्यक होता है ना। अगर उन 3 प्रकृतियों में से अगर लास्ट वाली प्रकृति उदय में आ गई, कौन सी वाली? सम्यक प्रकृति, तो छायोपशम सम्यक हो गया। बीच वाली प्रकृति उदय में आ गई, सम्यक मिथ्यात्व वाली, तो उसका तीसरा गुण स्थान आ जाता है, है ना, जो ना सम्यक है ना मिथ्यात्व है। और अगर पहली वाली आ गई वो चला जाता है, मिथ्यात्व का भी छोड़ दो, अभी उसके बीच में अनंतानुबंधी अगर उदय में आ गई, तो दूसरे गुण स्थान में चला जाता है। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है, आगे और पहला वाला जो मिथ्यात्व है वो अगर उदय में आ गई तो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है,
हाँ है ना। और फिर मिथ्या दृष्टि होने के बाद कौन सा मिथ्या दृष्टि होता है ये भी बता दूं आपको। हाँ मिथ्या दृष्टि कौन सा होगा, जो अभी सादी मिथ्या दृष्टि है। सादी मतलब जिसको अभी वो जो वेदक काल में अगर वो चाहे तो फिर से हाँ वो प्राप्त कर सकता है। और तब तक वो 3 टुकड़े इंतजार कर रहे हैं, आपको मिले नहीं हैं। ठीक है, आगे चलिए, एक बार फिर से बता दीजिए। किसका? दूसरे गुण स्थान में आते में कौन सा प्रकृति उदय में आ जाती है? दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी की कोई जो है प्रकृति है, जो हमारी अनंतानुबंधी है ना, क्रोधमान माया लोक, जी जी ये भी साथ में फ्रीज होना चाहिए। दर्शन मोहिनी की अगर वो फ्रीज नहीं होके वो कहीं उठ खड़ी हुई कोई प्रकृति उनमें से, तो जीव दूसरे गुण स्थान सासाधन गुण स्थान में चला जाता है। और पहला गुण स्थान जब सब उदय में आ गया, पहला जब मिथ्यात्व नाम का जो वो उदय में आ जाता है, जब सभी उदय में आ गया तो पहले में चले गए। हाँ बिल्कुल। हाँ अंकल, मुझे इसका ये पूछना था कि जो आपने प्रथमोपशम सम्यक बताया है, इसकी एक लिमिट है ना कि ये कितने समय के लिए आता है, कितने समय के लिए 3 टुकड़ों में आपने बोला कि बढ़ जाता है, और लेकिन इसका एक फिक्स समय है कि लंबे समय तक नहीं किसका एक अंतर्मुहूर्त? हाँ देखिए, जो उपशम काल जो है वो एक अंतर्मुहूर्त का ही होता है। एक अंतर्मुहूर्त काल तक वो जो आपका सम्यक जो गैप बनाने के कारण प्रकट हुआ था वो एक अंतर्मुहूर्त तक बना रहेगा। और उसके बाद जो अपना हाँ, जैसे आपने किसी को फ्रीज किया हुआ था और वो फ्रीजिंग की उसकी लिमिट थी कि वो एक अंतर्मुहूर्त तक ही फ्रीज रहेगा, और जैसे ही वो उपशम काल समाप्त होता है वो फ्रीजिंग समाप्त हो जाती, तो वो जीव जो है फिर उसमें कोई ना कोई प्रकृति का जो है उदय आने की संभावना हो जाती है। तो जैसा जैसी उदय आएगा, अगर सम्यक प्रकृति का उदय आया तो सम्यक तो बना रहेगा, वो सम्यक हो जाएगा। दूसरे वाले का आया तो वो तीसरे गुण स्थान में यानी मिथ्या मिश्र गुण स्थान में चला जाएगा। पहले का आया तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। और इसका कोई काल समय भी निश्चित है कि इतने कोड़ा कोड़ी सागरों में इतनी बार प्रथमोपशम सम्यक होता है, ऐसा कोई काल निश्चित नहीं? बहुत सारा आने वाला है, 149 अगले पेज के ऊपर आपको बताने वाला हूँ ये सब। ठीक जैन साहब इसका जरा क्लियर करेंगे क्या? एक मिनट यार, ये कुछ पूछ रहे हैं, एक सेकंड। भावलिंगी और ये द्रव्यलिंगी वाला जो कंफ्यूजन है, हाँ वो अभी बहन जी से ही पूछते हैं ना अपन। बहन जी है? मेरा एक और प्रश्न था कि ये जो आपने बाद में लब्धियों के टाइम में बताया कि 4 परमाणु 16 और 64 इस तरह से, और जो सम्यक प्राप्त करने के लिए जो मिथ्यात्व 3 भागों में टूटा, तो जो क्या ऐसा कुछ होता है कि जो मिथ्यात्व है प्योर मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तो इसमें सबसे बड़ा क्या मिथ्यात्व है? सबसे ज्यादा परमाणु उसमें है? जी हाँ, सबसे ज्यादा उसी में वहीं से आ रहा है, माल वहीं से आ रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा खतरनाक वही है। हाँ, उसी के तो टुकड़े हुए हैं, उसी में से तो ये परमाणु आ रहे हैं। हाँ ठीक है, प्रश्न इसी से रिलेटेड है सर। हाँ उसमें उपशम काल में ही 3 टुकड़े होते हैं, ये ऊपर ही ऊपर प्रोसेस चलती रहती है, मिथ्यात्व तो समित रहता है, लेकिन उस समित काल में ही 3 टुकड़े होते रहते हैं वहां पे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य। नहीं, ये 3 टुकड़े जो है ना, हाँ जो उपशम काल में है ना, उपशम काल में ही, उपशम काल में। पंडित जी, हम एक प्रश्न करना चाहते हैं जी। जो अभी आपने कहा था कि वो द्रव्य लिंग 5वें गुण स्थान वाले को द्रव्य लिंग की मतलब वो परिभाषा अपन ने पूछी और भी पूछी किसी सज्जन ने, तो क्या नाम से उसमें क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि उसका द्रव्य लिंग अपन ऐसा माने कि जैसे उसको प्रतिक्रमण का नियम दिला दिया, सामायिक का नियम दिला दिया, शुद्ध मर्यादा का भोजन का नियम दिला दिया, 5 पापों का एक देश त्याग करवा दिया, क्रोध मान माया लोभ को भी कम करा दिया, तो मतलब ये उसका द्रव्य लिंग में आएगा? देखिए बिल्कुल ये नियम जो है फॉर्मली दिलाना द्रव्यलिंग में आएगा, लेकिन वो खाली अगर ऊपर से किया है तो वो द्रव्यलिंग नहीं बनेगा। उसने ऊपर से मतलब बिना भावों का। हाँ, बिना भावों के किया है तो बिना भाव के भी हो सकता है ना, कि आपने मुझे बोल दिया कि साहब मुझे 3 बार सामायिक करना है, मैं खड़ा होकर के किताब लेके पढ़ना शुरू कर देता हूँ बिना मेरा अंतर उससे द्रवित हुए बिना। अच्छा, तो ये भाव जरा लगा के बताइए आप, एक मतलब एक लाइन पढ़ करके और उसके भाव बता दीजिए। मतलब आप भाव कैसे भाव लगाना, जैसे मतलब। हाँ देखिए, भाव लगाने का अर्थ ये है कि जो उस पाठ के अंदर में जो उसका जो जैसे हमने कोई पूजन पढ़ी, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मैं वो किसी ने पढ़ा
कि जग में ना हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। जिस समय मैं ये पढ़ रहा हूँ उस तरह दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो बिल्कुल खाली ऐसे ही पढ़ रहा है, बहुत तरन्नुम में तो पढ़ रहा है, लेकिन उसका जो है अंतस्थल उससे बिल्कुल अछूता है, उसका हाँ भाव भाषण नहीं हो रहा उसको। लेकिन हाँ एक जो है जिस पढ़ते पढ़ते भी उन्हीं भाव में खो गया कि वास्तव में ऐसा ही है, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, ऐसा जिसको भाव स्मरण हो रहा है वही द्रव्य लिंग को क्वालिफाई करता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस यही चिंतन था मेरा, मैंने कहा कंफर्म करें, बिल्कुल राइट, ठीक है। मेरा प्रश्न ये था कि मिले जुले परिणाम बनते हैं तीसरे गुण स्थान में, तो समय इतनी सूक्ष्म इकाई है कि एक समय में मिथ्यात्व और सम्यक रूप परिणाम दोनों कैसे बन सकते हैं? हाँ देखिए, ऐसा है कि जैसे अपन को कोई अपन दैनिक जीवन में देखते हैं कि कई बार अपन को जो है थोड़ा सा झूठ बोलने का भी भाव रहता है, थोड़ा सच बोलने का भाव भी रहता है, ऐसा मिले जुले से भाव रहते हैं। या किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो एक पल तो ये सोचते हैं कि यार ये तो इसकी हेल्प करना अच्छा है मानव जाति का, दूसरा ऐसा भाव आ रहा कौन सा अपना खास है ये, इसके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट करना। ऐसा जो अंतर्द्वंद चलता है, मिली हुई अवस्था इसका नाम। मैं कुछ क्लियर कर पाया आपको? हाँ, मैं क्लियर तो हुई, बट समय मुझे लगता है कि इतना सूक्ष्म इकाई है कि कई जगह मैंने एग्जाम्पल सुना कि जब हमारी पलक जब हम चल रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं, तो जब सोच रहे हैं वो अलग समय है, जब हम चल रहे हैं वो अलग समय है, मतलब इतना सूक्ष्म है समय। तो मुझे लगता था कि एक ही समय में दोनों परिणाम को बनाना कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं, देखिए एक समय में बहुत सारे परिणाम होते हैं। आपको मालूम है अपन जब जो कर्म बंद करते हैं तो उनको समयबद्ध जो परिमाण में उनको कर्मों का बंद होता है। 8 कर्मों की जितनी प्रकृतियां हैं एक समय में उनका बंद होता है और एक समय में ही उदय में आते हैं। तो सोचो उतने सूक्ष्म समय में ये सारी घटना कैसे घटित होती। समय प्रबद्ध एक समय में बांधे हुए कर्म ऐसे भी होते हैं, उनमें से कुछ कर्मों कुछ प्रकृतियों के जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले हो सकते हैं, और उनमें से ही दूसरे वाले जो कर्मों की प्रकृतियां वो ऐसी हो सकती जो एक अंतर मुहूर्त के तक के लिए बंधे हैं खाली। वो सारी प्रक्रिया एक समय में होती है, इसलिए समय भले ही छोटा हो लेकिन उसमें ये सब मिला जुला हो सकता है। हाँ, मुझे अभी क्लियर हुआ, क्योंकि ये भी पढ़ा हुआ है कि एक ही समय में 8 कर्मों की प्रकृतियों का बंद होता है। ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। थैंक यू। बहन जी है उधर? हाँ भाई साहब मैं हूँ। बहन जी जरा बताइए थोड़ा सा, लोग बाग जो है द्रव्यलिंगी श्रावक बनने के चक्कर में बैठे हुए हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं। आज आपका बहुत अच्छा था, आज आपका बहुत आनंद आया। वो द्रव्यलिंगी भावलिंगी बनना चाहते हैं, लेकिन द्रव्यलिंग बीच में पड़ा हुआ है, इसलिए बोलिए आप, ऐसे बोलिए। द्रव्यलिंग का मतलब देखो क्या है कि हम जो उपचार है ना हम उसी में अटक जाते हैं। वेशभूषा मात्र उपचार है, वेशभूषा का मतलब द्रव्यलिंग नहीं है। बराबर। हाँ, उसका मैं अभी उदाहरण भी देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन द्रव्यलिंग का मतलब है जिस पद पे है उस पद के योग्य यथा योग्य नियम और संयम का पालन करना, बिल्कुल सही। उसका मतलब द्रव्यलिंग है ना। जैसे उदाहरण से समझें कि अगर जैसे कोई विद्यार्थी है ना, उसके पास हम पुस्तकें देख करके उसे विद्यार्थी माने, तो पुस्तकें हैं उसके पास तो हम उसे विद्यार्थी मान ले रहे हैं। तो ऐसे हम उपचार से उनका वेश देख करके उन्हें द्रव्यलिंगी मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में खाली पुस्तकें होने से वो वो नहीं विद्यार्थी नहीं है, वो विद्या का अर्थ ही है, विद्या का अर्जन कर रहा है तब वो विद्यार्थी है। बिल्कुल। तो ऐसे ही द्रव्यलिंग का मतलब है जो यथा योग्य, जिस भी चाहे वो शावक है चाहे वो मुनि है, चाहे दूसरे 2 प्रतिमा वाला है, 10 प्रतिमा वाला है, 11 प्रतिमा वाला या मुनि है, यानी वो अपने पद के यथा योग्य नियम और संयम का पालन कर रहा है जैसा आगम में कहा गया, उसका नाम द्रव्यलिंग है। और मन उसमें जुड़ा हो बिल्कुल साथ में। हाँ, अब खाली अब दोनों तरह के द्रव्यलिंगी आते हैं अपने यहाँ। एक तो खाली द्रव्यलिंगी जिनको भावलिंग है नहीं, है ना, जिनको हम कहते हैं मुन्नी, ऐसे द्रव्यलिंगी मुन्नी 9वें ग्रह तक चले जाते हैं। और लेकिन जो असली द्रव्यलिंग है जो भावलिंग के साथ है वो मोक्ष का कारण है। और जो खाली द्रव्यलिंग है मात्र मतलब नियम संयम का यथा योग्य पालन हो रहा है लेकिन भावलिंग नहीं है, तो वो मात्र पुण्य बंध का कारण। यही अपने सीधी सी बात है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा शायद। नहीं, कंफ्यूजन इसी में था बहन जी कि जो आपने दूसरी लास्ट सेंटेंस में जो क्वालिफाई किया
कि कई लोग क्या कहते हैं, नियम से पालन करते हैं सारे द्रव्यलिंगी होने का, और 9वें ग्रेवियर तक जाके वापस आ जाते हैं, क्योंकि उसमें उनका भावलिंगी नहीं होते हैं। हाँ। तो वो द्रव्यलिंगी का मतलब है भावों के साथ क्या जैसे कहते हैं उनका मैंने पालन करना। उसी के लिए मैंने विद्यार्थी का उदाहरण दिया कि मतलब बिल्कुल। पढ़ नहीं रहा है, विद्यार्जन नहीं कर रहा है, किताबें रखा है ढेर ढेर करके, है ना, उसके भाव को समझ नहीं पा रहा, वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है ना, लेकिन पढ़ रहा है बस, तो उसको सही। पढ़ने का बस सर्टिफिकेट मिल गया, ज्ञान आया नहीं उसके अंदर, तो वो वैसा द्रव्यलिंग। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। नहीं, मैंने बताया था ना अभी, वो उन्होंने भाई साहब ने पूछा था ना कि वो पूजन की हाँ। कोई लाइन पढ़ के बताओ आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, हाँ आपने बिल्कुल सही है, कर दिया था। बिल्कुल सही है, No बिल्कुल doubt। सही है। बहन जी ने भी उसी को डिटो किया, बहुत सही है। सबको दोनों चीजों से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं, हमको कन्फ्यूजन दिया था बहन जी कि वो मुनियों को, नगर मुनियों को ही कह देते हैं जिसमें भाव नहीं है, तो वो जो है वो गए द्रव्य, 28 मूल गुणों का जो पालन करते हैं हाँ, वो जो द्रव्यलिंगी है, हाँ, वो और जो द्रव्यलिंगी है। जो उनका भी जो भावलिंगी भी नहीं है और 28 मूल गुणों का पालन भी नहीं कर रहे, वो द्रव्यलिंगी भी नहीं है, हाँ, वो द्रव्यलिंगी भी सही नहीं कर, सही, आप उच्चार से भी नहीं कहोगे। समझ में आ गई, समझ में आ गई। ठीक है भाई, तो अब तो आप कोशिश नहीं करोगे? क्या? मैं तो भावलिंगी बनने की कोशिश करूंगा भाई। हाँ, अच्छा अच्छा। अरे बाबूजी को कोरा पीड़ा मुझे द्रव्यलिंगी नहीं मत जाना बनाओ। है, मुझे भाई साहब गैरवेग तक नहीं जाना है। अच्छा, ओके। बहुत बढ़िया। देखो, ये हमको रहस्य समझ में आने लगता है ना, तो हमारे भावों की दशा और लेवल बढ़ने लगता है, बदलने लगता है। ये अनूठा एक्सपेरिमेंट है, ये अपन कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ये अवश्य ही ऐसा ही घटित होने लगता है। बाबूजी भावलिंगी का आपको नहीं मतलब जाने सम्यक देंगे। दर्शन सहित होता है। जी, भावलिंगी का मतलब सम्यक दर्शन सहित होता है, चाहे वो श्रावक में हो चाहे वो मुनि को। बिल्कुल सही बात। सही है, सही सही है। बाबूजी हाँ आपके जी, पीछे हैं, 9वें ग्रेवियर तक नहीं जाने देंगे आपको। हम दूसरे जाएंगे ही रास्ते नहीं, पकड़। हमें जाने नहीं है, वो टाइम वेस्ट है, वो तो नहीं गिरेवेग जाना टाइम वेस्टिंग है, सीधे नहीं, जाओ ना। जाओगे तो पीछे से खींच लेंगे हम। 13 में और 14 में गुण स्थान में जाओ, सीधे अंत करो। तो चलिए साहब, अभी मैं आपको बस एक लाइन बता देता हूँ कल के लिए। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब प्रथमोपशम सम्यक के काल में क्या विशेषताएं होती हैं, उसे हम कल देखेंगे। ठीक है सर? तो सबको आनंद आया होगा थोड़ा बहुत? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से। आज तो बहुत ही बढ़िया रहा। चलिए, समझ में आया। सब रेल क्या कहते हैं, दोबारा से पटरी पे आ गई है। कल अपन और मजेदार टॉपिक पढ़ेंगे। नहीं, वो ऐसा एक्चुअल में ऐसा, वो जो आपने परसों जो आपने कहा था, वो कुछ दिमाग जो है मिक्स सा था, कुछ आप बोल रहे थे, कुछ हम समझ रहे थे, वो निकल के आए थे, उन्हें 10 लक्षणों में से निकल के आए थे। कभी हम वो बन रहे थे, तो इसे में आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही थी, आप क्या कह रहे हो। बात सही बात है, फैक्ट तो यही है। नहीं, वो मैंने भी कहा था कि आज आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये इसीलिए कर रहा हूँ। आज जो वो चला सेशन, बहुत ही बढ़िया सेशन चला। चलो, थैंक यू सर। वो बाबूजी वो मिश्रित सम्यक बच्चा था उस दिन परसों। तीसरे स्थान में थे। चलिए जी, इनवाणी स्थिति। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। जय हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिन वाणी माता की जय।